हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय राजनीति में भाषा। ठीक है, तो देखिए इसमें भारतीय राजनीति में भाषा, तो हमारे भारत में राजनीति में भाषा का क्या योगदान रहा है, इसकी भूमिका क्या रही है, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए इसमें भारतीय राजनीति के अनेक निर्धारक तत्वों में से एक हमारी भाषा भी होती है। तो भारतीय राजनीति में भाषा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से कई बार हम देखते हैं कि हमारे भारत में आंदोलन भी हुए हैं, कई बार हिंसात्मक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें कि हमारा भारत एक कैसा देश है, तो हमारा भारत एक बहुभाषी देश है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक ही राज्य में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हमारे भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे कि हमारे भारत में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं लिखी हुई है या 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुसूची है? तो अनुसूची 8 है। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का प्रावधान है? तो इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। इन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर भाषा लोगों के बीच एक संचार का प्रमुख साधन होती है। हम देखते हैं कि अगर हमको किसी से बातचीत करना है तो हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमको भाषा का ज्ञान नहीं है या हम भाषा नहीं समझ पाते हैं तो हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। हर समझ में? तो भाषा क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। इसके बाद देखिए आगे कि भाषा की विविधता भारतीय समाज की विशेषता है, किंतु यही विशेषता तब संकट बन जाती है जब यहाँ पर बोली तथा लिखे जाने वाली अनेक भाषाओं के कारण लोगों के मध्य द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 1950 से 1960 के बीच राजनीति का प्रमुख कारण भाषा ही थी या प्रमुख मुद्दा भाषा ही था। ठीक है, तो ये ऐसा समय क्यों था 1950 से 1960 के बीच का समय कि राजनीति का प्रमुख मुद्दा भाषा ही था? तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ लोग बोलते थे कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, हिंदी राजभाषा नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। फिर जो दक्षिण भारत के लोग थे या जो दक्षिणी राज्य हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे ये बोल रहे थे कि हमारे इधर की भाषा को राजभाषा बनाई जाए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी जिसकी वजह से कई बार विवाद भी हुआ है। हर समझ में? तो इसके बाद देखिए फिर आगे मुगलों के काल में उर्दू का विकास हुआ था। हमारे भारत में हम देखते हैं कि पहले हमारे भारत में हिंदी चल रही थी, लेकिन जब मुगलों का आगमन हमारे भारत में होता है, मुगलों का जब भारत पर अधिकार होता है, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि कौन सी भाषा का विकास होने लगा? उर्दू का विकास होने लगा। और जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हुआ, तो अंग्रेजों का शासन जब शुरू होता है तो उन्होंने कौन सी भाषा शुरू कर दी? उन्होंने अंग्रेजी शुरू कर दी और अंग्रेजी का विकास हमारे भारत में होने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा तथा हमारी भारतीय भाषाओं को हीन समझा जाने लगा। हमारा समझ में? तो जो भी आक्रमणकारी हमारे भारत में आते थे और कब्जा करते थे तो उनके वहाँ की भाषा हमारे भारत में चालू कर देते थे और हमारे भारत की जो भाषा है उसको धीरे धीरे ये लोग हतोत्साहित करते थे। ठीक है, इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखा गया तथा हिंदी को राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा तक ही सीमित रखा गया था। जब अंग्रेजों का शासनकाल होता है हमारे भारत में तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता जब प्राप्ति होती है हमारे भारत को तो उस समय हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी थी तो अंग्रेजी का वर्चस्व बनाए रखा गया, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसे क्षेत्रीय भाषा तक ही सीमित रखा गया था। जब हमारे भारत में संविधान की रचना की जा रही थी तो उस समय कई लोगों ने यह मुद्दा उठाया था कि अंग्रेजी राजभाषा होनी चाहिए। इसके बाद में
कई संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था कि नहीं, हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, और इसको लेकर कई विवाद भी हुआ था, मतभेद भी हुए थे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाए गए। मतलब क्या हुआ कि जहां पर हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे वहां पर अंग्रेजी के खिलाफ में प्रदर्शन हुए, अंग्रेजी के खिलाफ में आंदोलन हुए। और दक्षिण भारत में राजनीतिक दलों द्वारा हिंदी विरोधी आंदोलन चलाए गए। तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि हिंदी आज भी नहीं चलती है। तो जब आज भी लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो जब हमारे भारत में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय वहाँ पर लोगों को हिंदी कैसे आती होगी। ठीक है, तो फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी वहाँ पर अंग्रेजी का विरोध किया गया, और जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती थी वहाँ पर जहाँ हिंदी कम बोली जाती थी वहाँ पर हिंदी का विरोध हुआ। हिंदी के खिलाफ में आंदोलन हुए, हिंदी के खिलाफ में प्रदर्शन हुए। जैसे दक्षिण भारत उदाहरण के लिए, तो हमारे भारत में जो दक्षिणी राज्य हैं, तो दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में जो राजनीतिक दल थे उन राजनीतिक दलों के द्वारा हिंदी के खिलाफ में, हिंदी के विरोध में आंदोलन चलाए गए थे, हिंदी के खिलाफ में प्रदर्शन किए गए थे। आ रहा समझ में। और उन लोगों ने यह कहा था कि हिंदी उन लोगों पर मतलब दक्षिण भारत के लोगों पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, ऐसा उन लोगों ने कहा था। उस समय के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने यह कहा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि मुसलमानों के द्वारा उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा हमारे भारत में दिया गया था, और जब इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था तो इसीलिए फिर आंदोलन भी चलाया गया, और मातृभाषा को छोड़कर मुसलमानों ने उर्दू का मुद्दा लगातार तब तक जारी रखा जब तक भारतीय भाषा के रूप में एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इसको शामिल न कर लिया गया। आ रहा समझ में। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत में जो मुस्लिम वर्ग है, तो मुस्लिम वर्ग ने यह आंदोलन चलाया कि उर्दू को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा या द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया जाना चाहिए, और जब तक इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं हुआ या द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तब तक ये लोग लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार प्रदर्शन करते रहे, और इसको भारतीय भाषा के रूप में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया। फिर इस प्रकार सांप्रदायिकता के रंग में उर्दू को राजनीतिक नेताओं द्वारा जोड़ा गया था, और इसी प्रकार आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की भी मांग तेज हो गई थी, और कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, मतलब हमारे भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित है। तो पहला देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में लिखा है। ठीक है, अब जब संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है तो फिर इंग्लिश में कार्य क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि जब हमारे भारत में संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने संविधान में यह प्रावधान किया था कि जब हमारे भारत का संविधान लागू होगा तो उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा, और जब हमारे भारत के लोग हिंदी बोलना सीख जाएंगे तो फिर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। तो फिर हमारे भारत में जो सरकार थी, तो हमारे भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि जब तक हमारे भारत में लोग हिंदी नहीं सीख जाते तब तक अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी का उपयोग संसद में, सुप्रीम कोर्ट में और कुछ राज्यों के विधानसभाओं में किया जाएगा। इसलिए हमारी संसद इंग्लिश में काम करती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में काम करता है, और हमारे राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं ये इंग्लिश में कार्य करते हैं, और कुछ राज्यों के विधानसभाओं में भी इंग्लिश में कार्य होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए अगला अनुच्छेद है 344। तो आर्टिकल 344 इसमें लिखा है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति का गठन किया जाएगा।
तो अनुच्छेद 344 में लिखा था कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाएगा? तो जब भारत का संविधान लागू होगा, तो लागू होने के ठीक 5 साल के पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जो कि 1955 में पहला राजभाषा आयोग गठित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष BG खेर बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 345 में लिखा है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। इसका अर्थ है कि जिस राज्य को जो राजभाषा के रूप में अपनाना है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 राजभाषाएं हैं, उन 22 राजभाषाओं में से किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकता है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी तथा उर्दू दोनों ही है। ठीक है, तो कोई भी राज्य एक या एक से अधिक भाषा को भी राजभाषा के रूप में अपना सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद 346 में लिखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ सरकार या केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की भाषा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य से अगर पत्राचार करना चाहता है तो जो भाषा उन्हें सुटेबल हो, जो भाषा उन्हें उचित लगे, उस भाषा में पत्राचार कर सकते हैं। या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी पत्राचार हो सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस भाषा को उचित समझे उस भाषा में पत्राचार कर सकती है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 347। तो आर्टिकल 347 या अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित इसमें विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर बेस से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 345 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 346 में किसका वर्णन है। तो ये 3 नंबर से आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 348। तो आर्टिकल 348 इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा। तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय इंग्लिश में काम अभी कर रहे हैं वर्तमान में, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। जब संविधान लिखा गया था या संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं ने लिखा था कि जब संविधान लागू होगा तो उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कार्रवाई की जाती रहेगी, और जब हमारे भारत के लोग हिंदी बोलना सीख जाएंगे तो फिर हिंदी में कार्य किया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 349 आर्टिकल 349। इसमें लिखा है कि भाषा से संबंधित कुछ अधिनियमित नियम करने की विशेष प्रक्रिया। तो भाषा से संबंधित जो भी कोई अधिनियम बनाया जाएगा उसे लागू करने की प्रक्रिया के बारे में इसमें अनुच्छेद 349 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 350। तो आर्टिकल 350 इसमें लिखा है कि शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 350 का खंड क। इसमें लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। तो जो भी राज्य मातृभाषा के लिए जो भाषा उचित समझे उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा किस में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा सरल होती है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है, आसानी से इसे बोला जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अब मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? तो मातृभाषा का अर्थ होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब वह बोलना सीखता है तो सर्वप्रथम जिस भाषा को बोलना सीखता है, ठीक है, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में जिस बच्चे का जन्म होगा तो वह कौन सी भाषा बोलना सीखेगा? हिंदी। तो उसकी मातृभाषा क्या हुई? हिंदी होती है। ऐसे ही यदि तमिलनाडु में किसी बच्चे का जन्म होता है और वह जब 2 साल का होगा और जब बोलना सीखेगा तो सर्वप्रथम कौन सी भाषा बोलना सीखेगा? तमिल बोलना सीखेगा। तो तमिल उसकी मातृभाषा होगी।
तो उस मातृभाषा में जब उस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो वह उस भाषा में जल्दी से जल्दी शिक्षा प्राप्त करेगा। आ रहा समझ में? इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाने की सुविधा इस संविधान के अनुच्छेद 350 के खंड क में की गई है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 350 का खंड ख। इसमें लिखा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। हमारे भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के खंड ख में। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 351। इसमें लिखा है हिंदी भाषा के लिए विशेष निर्देश। इसका अर्थ है कि सरकार समय समय पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। ये अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसमें कोई सा भी अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कोई सा भी अनुच्छेद, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 349 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 348 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 350 में क्या लिखा है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका क्या है, तो इसमें देखिए आगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को जब आज़ादी मिली, तो जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तब तक हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में राज्यों के गठन को लेकर, राज्यों की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे। आ रहा समझ में? कई बार हमारे भारत में हिंसक घटनाएं घटित हुई, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में भाषा के आधार पर जो सबसे पहले मांग शुरू होती है राज्य की, ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में मांग हुई थी, ठीक है। तो भाषा के आधार पर पहली बार राज्यों की मांग इधर आंध्र प्रदेश में हुई थी, और उसी को फिर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर लोग ज़्यादा आंदोलन करने लग जाते हैं तो फिर 1952 में 1952 की बात है, तो तेलुगु भाषी लोगों ने या तेलुगु भाषी लोगों में पृथक तेलुगु भाषी राज्य के लिए जब आंदोलन किया जाता है, तो उस समय जो आंदोलन किया गया था, तो रामुल्लू का नाम सुना होगा आपने। तो रामुल्लू के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो उस समय भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग की गई थी, उसका नाम था आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। तो उस समय इस रामुल्लू के नेतृत्व में, ध्यान रखना आप लोग, किसके नेतृत्व में, रामुल्लू के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके जितने भी अनुयायी थे, जितने भी समर्थक थे, उसकी मृत्यु के पश्चात इन लोगों ने आंदोलन और तेज कर दिया था। जब आंदोलन और तेज हो जाता है तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप फिर हमारे भारत में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर एक नए राज्य की घोषणा कर दी। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र, पंजाब आदि राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की शुरुआत हो गई थी। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को राज्य बनाया जाता है, जबकि पहले दोनों एक ही राज्य थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र पहले बम्बई राज्य के नाम से जाना जाता था, और जब 1960 में इसका विभाजन हुआ बम्बई राज्य का, तो महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग राज्य बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई बनाई जाती है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थापित की गई। इसके बाद फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 1966 में 1966 में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का भी गठन किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम देखते थे कि जो पंजाब था, तो पंजाब में ही हरियाणा आता था, और इस हरियाणा में हम हरियाणा पहले राज्य नहीं था, हरियाणा पहले किस में था, पंजाब में ही था। अब यहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग, इन्होंने कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम होगा हरियाणा। तो हिंदी के आधार पर इसमें हरियाणा का गठन किया जाता है। ऐसे ही इधर साउथ में हम देखते हैं कि राज्यों का फिर गठन हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले थे और गुजरात क्षेत्र में गुजराती बोलने वाले थे। तो गुजराती बोलने वाले क्षेत्रों जो लोग थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया, और
जो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले थे तो उनके लिए मराठी भाषा के नाम के आधार पर यह महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारे भारत में भाषाओं के आधार पर कुछ राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ऐसे हमारे भारत में भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका रही है। इसके बाद और आगे देखिए आप, हिंदी भाषा विरोधी राजनीति। हमारे भारत में हिंदी भाषा को लेकर कई बार लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, कई बार लोग आपत्ति व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हिंदी भाषा विरोधी राजनीति कैसी है। तो देखिए इसमें भारतीय संविधान निर्माण के समय से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने पर राजनीति चल रही है। ठीक है, अभी तक हमारे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं मिला है। आ रहा समझ में? तो उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को स्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा कि अहिंदी जनता पर हिंदी को थोपना। आ रहा समझ में? तो उस समय लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी के स्थान पर अगर हिंदी को स्थापित किया जाता है तो जल्दबाजी करने का अर्थ क्या है? जल्दबाजी करने का अर्थ है कि जहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते हैं उन लोगों पर हिंदी को जबरदस्ती थोपना। ये उस समय लोगों ने कहा था। इसके बाद संविधान निर्माताओं ने तब यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती तब तक सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर जब अनुच्छेद 351 का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इन्होंने कहा था, 2014 की बात है, तो 2014 में इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि सभी मंत्रालय, PSU, बैंक, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हिंदी को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह सर्कुलर जारी किया था, तब क्या हुआ? तो तब राजनीतिक दलों ने इसका तीव्र गति से विरोध किया। हरा समझ, बहुत तेज विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, जगह जगह नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लगे। ठीक है, हिंसक प्रदर्शन शुरू होने लगे थे। ठीक है, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषा का विरोध करती रही है और उस समय भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा हिंदी का विरोध किया गया था। ठीक है, तो जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था और हिंदी को जब राजभाषा का दर्जा दिलाने की बात आई थी तो उस समय भी इन्हीं राज्यों में ज़्यादा विरोध व्यक्त किया गया था। और जब नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर जारी किया तब भी इन्हें दक्षिण राज्यों में और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद देखिए फ्रेंड इसमें आगे कि भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति, इसका अर्थ क्या होता है? तो भाषाई आधार पर अनेक राज्यों के निर्माण के बावजूद भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अल्पसंख्यक वर्ग अनेक प्रकार से अपने भाषाई संरक्षण की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू, कर्नाटक में मराठी, पंजाब में हिंदी आदि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या विद्यमान है। यह यहाँ स्थानीय राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब पंजाब में कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, ऐसे ही यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे कर्नाटक में कुछ ऐसे लोग हैं जो मराठी बोलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलने वाले हैं। तो ये अपनी अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन समय समय पर करते रहते हैं, समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है भाषा के आधार पर मतदान व्यवहार। अब इसका अर्थ क्या है? तो भारत में मतदान व्यवहार भी भाषा के आधार पर किया जाता है। लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं या मत देते हैं जो उनकी भाषा से संबंधित हो या
उनकी भाषा की उन्नति के संबंध में कार्यरत है। आ रहा समझ में? अब जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न पार्टियां होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट किधर मिलती है? उत्तर भारत में, क्योंकि यह पार्टी हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की है, ऐसा दक्षिण भारत के लोगों का मानना है। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बहुत कम मिलती है, जैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है, केरल में। इन राज्यों में विधानसभा में इसकी बहुत कम सीट है और लोकसभा की भी सीटें बीजेपी की बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की बीजेपी की। ऐसे ही जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, तो दक्षिण भारत के राजनीतिक दल जैसे अन्य प्रमुख पार्टी AIADMK हैं। अब ये AIADMK अगर हमारे उत्तर भारत में अगर चुनाव लड़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति या कोई प्रत्याशी इसका खड़ा हो जाए, तो उसको कोई वोट देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। तो ये भाषा के आधार पर भी मतदान व्यवहार निर्धारित होता है हमारे भारत में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसमें राज्यों में भाषाई विवाद। अब राज्यों में भाषाई विवाद, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर भाषाई विवाद देखने को मिलता है। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। इसके बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि सीमा पर भाषाई विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीमा पर भाषाई विवाद कैसे हैं? तो उदाहरण के लिए देखिए, इसमें एक महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, इन दोनों की सीमा पर स्थित है बेलगांव। इस नगर की लगभग 50% जनसंख्या, ठीक है, मराठी बोलने वाले लोगों की है। मतलब जो 50% लोग हैं बेलगांव में, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये लोग मराठी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अतः महाराष्ट्र सरकार इसे महाराष्ट्र में शामिल करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग हैं 50%, और वहीं कर्नाटक सरकार इसका विरोध करती है, ठीक है। तो एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि इस बेलगांव में जब 50% मराठी बोलने वाले लोग हैं तो क्यों न इसे महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार इसका विरोध करती है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही असम में बंगाली बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, और असमी भाषा को लेकर भी हमेशा विवाद होते हैं, और राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे विरोध को और उग्र कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए, अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति। अब अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है, या 22 राजभाषाओं को मान्यता दी गई है, या 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। उसके बावजूद भी यह मांग अभी रुकी नहीं है। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अलग अलग क्षेत्र में भाषा को अभी भी राजभाषा का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। और लोग कई क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जैसे भोजपुरी और मंडारी। इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक दल उनकी इस मांग का भी लाभ उठाना चाहते हैं और मांग करने वाले को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए उग्र राजनीति का भी सहारा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार फ्रेंड, यह हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।